हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। चैप्टर 5 कंटिन्यू, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि श्रेणीक्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है RS, वो जो हम संयोजन में काम लेते हैं उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी श्रेणीक्रम संयोजन में जो प्रतिरोध है उसका मान क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होगा भाई, बढ़ जाता है, ठीक है। और समांतर की बात करें तो समांतर के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था कि 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ही 1/Rn, ठीक है। यानी समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो बातें हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में। अब आज के टॉपिक में, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, कि प्रतिरोध एवं जो प्रतिरोधकता है वो किस प्रकार ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भरता, क्लियर। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस and resistivity. रेसिस्टिविटी, क्लियर है। तो प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता की ताप पर किस प्रकार निर्भरता है, यानी टेम्परेचर जो है, ताप को अपन बढ़ा दें। कोई पदार्थ हमारे पास है, कोई भी पदार्थ, जब मैं पदार्थ बोल रहा हूं तो पदार्थ प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर हम पदार्थ को 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया भाई चालक, दूसरा अर्धचालक, और तीसरा क्या हो गया, कुचालक। तीसरा क्या हो गया, कुचालक। तो प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर हमने 3 भागों में पदार्थ को बांटा, चालक, अर्धचालक और कुचालक। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी चालक का टेम्परेचर बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो उसका प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे अर्धचालक के लिए और ऐसे किसके लिए, कुचालक के लिए। तो ये बातें हम इसमें करेंगे। तो किस प्रकार डिपेंड करता है उसकी बात करें। देखिए, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है जब अपन वेग पढ़ रहे थे, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया था कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, उसके लिए फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू ml/NaE स्क्वायर टाउ बार। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैपिटल R पदार्थ का प्रतिरोध है, M द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, L लंबाई है पदार्थ की, N मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या है एकांक आयतन में, यानी संख्या घनत्व, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, और टाउ बार क्या है, माध्य विश्रांति काल। तो R इज इक्वल टू होता है ml/NaE स्क्वायर टाउ बार। और आपको ये भी पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A। ये हम पढ़ चुके हैं। R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A।
तो अगर अपन समीकरण 1 व 2 की तुलना करें तो आप देख रहे हैं कि L/A के अलावा जो वैल्यू होगी ये L/A हो गया, ये R है, तो L/A का जो गुणज होगा वो किसकी वैल्यू होगी? रो की। देखें आप समीकरण 1 व 2 की तुलना करें, तुलना करने पर इनकी तुलना करें तो हमारे पास रो प्रतिरोधकता, रो की वैल्यू क्या आती है? देखो m/n/e² टाउ बार, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन हमारे पास आती है रो इज इक्वल टू m/n/e² टाउ बार। ठीक है, आपको पता है समीकरण नंबर 3 में जो स्मॉल m है वो क्या है? वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, और स्मॉल e क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और जो स्मॉल n है वो है संख्या घनत्व। स्मॉल n क्या है? संख्या घनत्व, यानी एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और बिल्कुल हमें पता है कि टाउ बार क्या होता है? माध्य विश्रांति काल। टाउ बार क्या था? माध्य विश्रांति काल। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार रो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। देखिए, रो का मान डिपेंड कर रहा है m पर, n पर, e पर और टाउ बार पर। हमें पता है कि द्रव्यमान और आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका? टेम्परेचर का। यानी अब बात किसकी आई? देखो, हमें पता है चूंकि द्रव्यमान स्मॉल m और जो आवेश स्मॉल e है वो ताप पर निर्भर नहीं करते, ताप पर निर्भर नहीं करते। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, जो आवेश है, वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। यानी रो की अगर अपन बात करें, देखो समीकरण 3 से रो इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/n टाउ बार, इक्वेशन नंबर 4। रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ बार। ठीक है, तो यहां से हम जो अलग अलग पदार्थ हैं, प्रतिरोधकता या चालकता के आधार पर जो हम पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं, जैसे चालक, कुचालक, अर्धचालक, तो उनकी टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं रो समानुपाती है 1/n टाउ बार, यानी n है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। टाउ बार क्या है? माध्य विश्रांति काल। ठीक है, यानी क्रमागत टक्करों में लगने वाला समय। अब हमें इसको देखना है कि इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। n टाउ बार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? टेम्परेचर का। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं किसके लिए? चालकों के लिए। किसके लिए बच्चों? चालकों के लिए। तो यहां तक हम कर चुके हैं। देखो इसको आप, चलो मैं यहां लिख देता हूं साइड में। मैं चालक की बात करूं, रो इज प्रोपोर्शनल टू आ गया 1/n टाउ बार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं चालकों के लिए। चालक, फर्स्ट नंबर ले रहा हूं मैं चालकों के लिए। चालकों के लिए क्या निर्भरता होगी प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की ताप पर? जब हम चालकों का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप किसी चालक का ताप बढ़ाते हो, तो होता क्या है? ताप बढ़ाने से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। बिल्कुल, आप टेम्परेचर दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी उनकी। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? स्पीड बढ़ जाती है। अब स्पीड बढ़ने से क्या होता है? वो जल्दी जल्दी टक्करें करते हैं।
जब आप किसी चालक का ताप बढ़ाते हो तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्पीड से टक्कर करते हैं, यानी टक्करों के बीच में लगने वाला समय कम हो जाता है। यानी ताप बढ़ाने से क्या हुआ, जो उनका विश्रांति काल है, जो माध्य विश्रांति काल है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टाउ बार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन n होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो बढ़ जाती है। अब हमें पता है कि चालक में तो पहले से ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक में पहले से क्या होता है, बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ताप बढ़ाने से क्या हुआ, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में तो वृद्धि हुई और माध्य विश्रांति काल क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये जो वृद्धि है कमी की तुलना में बहुत कम होती है। कहने का मतलब n के मान में जो वृद्धि बहुत अल्प होती है और टाउ बार के मान में कमी ज्यादा हो जाती है। तो प्रभाव किसका होगा, टाउ बार का होगा। नहीं समझे, दोबारा देखो, मैं चालक की बात कर रहा हूं, चलो मैं इसको लिख के समझाता हूं आपको। तो ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n टाउ बार। देखिए, चूंकि रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 क्या है, n टाउ बार, ठीक है। इक्वेशन नंबर कौन सी थी, थर्ड। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, देखो, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ताप बढ़ाया जाता है, तो उसमें किसमें, चालक में, तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो बढ़ जाती है। गति यानी कौन सी स्पीड, Vrms। इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ जाती है, अर्थात वे शीघ्रता से टक्कर करते हैं। जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो बहुत जल्दी जल्दी टक्करें होती हैं, अर्थात वे शीघ्रता से क्या करते हैं, टक्कर करते हैं, ठीक है। अब टक्कर करेंगे, तेजी से टक्कर करते हैं, जिससे क्या होगा भाई, टाइम कम लग रहा है ना, जिससे माध्य विश्रांति काल, टाउ बार का मान घटता है, ठीक है। टाइम कम लग रहा है, टाउ बार का मान क्या हो गया, घट गया। लेकिन ताप बढ़ाने से जो स्मॉल n है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है, यानी एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n में अल्प वृद्धि होती है। तो n का मान बढ़ा, लेकिन बढ़ा कम, घट ज्यादा गया टाउ बार। तो प्रभाव किसका होगा, टाउ बार का होगा। तो अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात n के मान में वृद्धि, n के मान में वृद्धि टाउ बार के मान में कमी से, टाउ बार के मान में कमी से बहुत अल्प होती है। समझ गए, मतलब n तो बढ़ रहा है, संख्या बढ़ेगी, टाउ बार कम हो रहा है, लेकिन ये जो बढ़ा है वो बहुत कम बढ़ा है, टाउ बार ज्यादा घट गया। आप ऐसा बिल्कुल ऐसा समझिए कि भाई हमने कोई बिजनेस करा, ठीक है, कोई व्यापार हमने करा, प्रॉफिट भी हुआ और लॉस भी हुआ, लेकिन प्रॉफिट तो कम हुआ और लॉस ज्यादा हो गया, तो नेट क्या होगा, लॉस ही तो होगा। समझ रहे हो, प्रॉफिट यानी जो लाभ हुआ
वो तो कम हुआ, प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ, लॉस ज्यादा हो गया, लॉस क्या हो गया ज्यादा। तो नेट हमें व्यापार में क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आप कहोगे सर लॉस होगा। तो एन में बढ़ा, ये तो प्रॉफिट हुआ लेकिन बहुत कम, टाउ बार घट गया, लॉस हुआ, ये ज्यादा। प्रभाव किसका होगा, लॉस का प्रॉफिट का। बिल्कुल आप समझ गए हैं कि प्रभाव किसका होगा, लॉस का। तो एन के मान में वृद्धि टाउ बार के मान में कमी से बहुत अल्प होती है, जिससे रो का मान बढ़ता है। रो का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चालकों के लिए रो का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है? ये आ गया हमारे पास संबंध कि चालकों के लिए ताप बढ़ाने से रो का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ना? बिल्कुल दोबारा समझ लो। ताप बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, लेकिन चालक में पहले से ही बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ताप बढ़ाने का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन जो माध्य विश्रांति काल है उसके मान में बहुत कमी हो जाती है। तो इंपैक्ट किसका पड़ेगा, प्रभाव किसका होगा, इस कमी का होगा। तो इस कमी के कारण रो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे अपन इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या इक्वेशन है चालकों के लिए, चालकों के लिए एक टेम्परेचर डिपेंडेंस इक्वेशन हम लिख सकते हैं। देखिए सपोज करो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है रो नॉट, ठीक है। टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता कितनी है, रो नॉट। और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता बढ़ के क्या हो गई, रो टी। क्या हो गया भाई, रो टी, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है रो नॉट और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता है रो टी। क्लियर है? तो क्या इक्वेशन है इनके लिए, एक बात समझे आप कि देखो जो प्रतिरोधकता में वृद्धि होगी यानी रो टी माइनस रो नॉट, वो समानुपाती होती है। प्रतिरोधकता में जो वृद्धि है वो समानुपाती होती है प्रारंभिक प्रतिरोधकता के और ताप में वृद्धि के। समझ गए भाई? देखो पहले टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस। तो कितनी वृद्धि हुई, T माइनस 0 करेंगे T आएगा। पहले प्रतिरोधकता कितनी थी, रो नॉट। टेम्परेचर जब T डिग्री सेल्सियस बढ़ा तो प्रतिरोधकता कितनी हो गई, रो टी। तो होता यह है कि जो प्रतिरोधकता में वृद्धि है, प्रतिरोधकता में वृद्धि, प्रतिरोधकता में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, वो समानुपाती होता है किसके, प्रारंभिक प्रतिरोधकता इनटू ताप वृद्धि। प्रारंभिक प्रतिरोधकता इंटू ताप वृद्धि। तो बच्चों यहां से रो टी माइनस रो नॉट, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यह कांस्टेंट आता है अल्फा रो नॉट इंटू टी। ठीक है? तो यहां से इक्वेशन बन जाती है एक कि रो टी इज इक्वल टू, रो नॉट को इधर ले जाएं तो रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट इंटू टी। तो आप देख रहे हैं कि रो टी इज इक्वल टू, रो नॉट कॉमन आ रहा है, रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है? तो ये एक इक्वेशन है प्रतिरोधकता की तापमान निर्भरता के लिए कि रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब ये जो अल्फा है, अल्फा
ये जो मैंने अल्फा लिखा है, ये अल्फा क्या है? एक कांस्टेंट है, इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ये प्रतिरोध ताप गुणांक भी बोल सकते हो। अल्फा को बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता ताप गुणांक। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर मान लो ए मान लू। इक्वेशन ए से देखिए, समीकरण ए से अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा? यहां से अल्फा दिख रहा है आपको कि रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट टी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट अपॉन रो नॉट इंटू टी। अब आपको बिल्कुल यहां पता लग रहा है, और इंपॉर्टेंट बात भी है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रो टी की वैल्यू ज्यादा होती है किससे? रो नॉट से। चालकों के लिए जब हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। पहले प्रतिरोधकता थी रो नॉट, ताप बढ़ाने से कितनी हो गई? रो टी। तो कौन ज्यादा होगा? रो टी ज्यादा होगा। तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है? पॉजिटिव। तो ये इंपॉर्टेंट बात पूछी भी जा सकती है कि चालकों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक या प्रतिरोधकता ताप गुणांक धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक भी इसको बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? धनात्मक। इसका मतलब ये होता है कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता बढ़ती है या प्रतिरोध बढ़ता है। क्लियर? अब आप देख रहे हैं, देखो ये है प्रतिरोधकता, ये भी प्रतिरोधकता। तो देखो इसका मात्रक क्या आएगा? ये भी प्रतिरोधकता है, केवल टेम्परेचर वाला इसमें मात्रक आ सकता है। तो अल्फा की जो यूनिट आएगी वो क्या होती है? पर डिग्री सेल्सियस। देखो अल्फा, ये प्रतिरोधकता है, यानी ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये नीचे भी प्रतिरोधकता ओम इंटू मीटर, और टी क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस। तो कट गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? पर डिग्री सेल्सियस। या पर केल्विन भी लिख सकते हैं, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी? m0 L0 T0 थीटा माइनस 1। थीटा किसके लिए? टेम्परेचर के लिए। आप के भी लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं m0 L0 T0 K माइनस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा की यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, और इसकी विमा क्या होती है? थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बात हो गई किसके लिए? चालकों के लिए। आप प्रतिरोध के रूप में भी लिख सकते हो, इसी इक्वेशन को आप प्रतिरोध के रूप में भी लिख सकते हो। प्रतिरोध के रूप में बिल्कुल सेम, आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ठीक है, तो मैंने केवल रो की जगह क्या लिख दिया है? आर लिख दिया है। तो आप प्रतिरोध के रूप में भी ताप पर जो निर्भरता है उसको लिख सकते हो कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अपन एक फॉर्मूला बनाए। सपोज करो, माना T1 डिग्री सेल्सियस पर चालक का प्रतिरोध है R1, और T2 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? R2 है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है कि जो प्रतिरोध में वृद्धि होती है, प्रतिरोध में वृद्धि, प्रतिरोधकता बोल दो या क्या बोल दो? प्रतिरोध। प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है वो समानुपाती होती है प्रारंभिक प्रतिरोध गुणा ताप वृद्धि। ठीक है, तो यहां से अपन एक फॉर्मूला बना सकते हैं।
तो बताओ पहले कितना था R1, ताप बढ़ाने पर कितना हो गया R2 हो गया, तो कितनी वृद्धि हुई R2 माइनस R1, समानुपाती। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना R1, ताप पहले T1 था अब T2 हो गया, तो ताप वृद्धि कितनी हुई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। क्लियर है? तो यहां से क्या मिला R2 माइनस R1 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, क्या आता है अल्फा R1 T2 माइनस T1। तो यहां से हमें अल्फा क्या मिल जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रतिरोध के रूप में लिख दिया R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। क्लियर है? तो ये बात हो गई चालकों के लिए। तो हम समझ चुके हैं कि चालक के लिए ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान या प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, यानी इनके लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। चलो अब बात करेंगे हम किसके लिए, बिल्कुल अर्धचालक के लिए। तो सेकंड में ले रहा हूं अर्धचालक, और इसी के साथ ही मैं ले रहा हूं कुचालक, अर्धचालक तथा कुचालकों के लिए। अब देखिए क्या फॉर्मूला था, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या था भाई ml अपॉन NA E स्क्वायर इंटू टाउ बार। ठीक है, यहां से रो इज इक्वल टू क्या मिल गया था m अपॉन N E स्क्वायर टाउ बार। तो हमने लिखा था बिल्कुल, अब वो ध्यान है समानुपाती 1 अपॉन N टाउ बार, क्योंकि M और E ताप पर निर्भर नहीं करते। तो अब देखो बात करें हम अर्धचालक के लिए या कुचालकों की बात करें, तो अब इनमें क्या होता है, अर्धचालक की बात करें तो यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। अर्धचालक जो है वो परम शून्य ताप पर तो चालक की भांति व्यवहार करता है, यानी 0 केल्विन। पढ़ेंगे इसको अपन, परम शून्य ताप अर्धचालक परम शून्य ताप पर क्या बन जाता है कुचालक। जीरो केल्विन पर किसकी भांति व्यवहार करता है कुचालक। और अगर इसका अपन ताप बढ़ाएं, ताप बढ़ाने पर तो देखा जाता है कमरे के ताप पर ही, कमरे का ताप यानी 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन पर ही ये किसकी भांति व्यवहार करता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। आ रही बात समझ में? अर्धचालक जो है वो परम शून्य ताप पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है, और ताप बढ़ाने पर कमरे के ताप पर ही 300 केल्विन पर ही ये क्या बन जाता है, चालक बन जाता है। तो बताओ क्या हुआ, अर्धचालक की बात करोगे तो क्या होगा, ताप बढ़ाने पर कुचालक से क्या बन रहा है, ताप बढ़ाने पर जो हमारा अर्धचालक है वो कुचालक से क्या बन रहा है, चालक बन रहा है। कुचालक से क्या बन रहा है, चालक, यानी क्या हुआ, चालकता बढ़ी, चालकता बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटी, प्रतिरोधकता घटी। समझ गए? तो अर्धचालक के लिए ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है, यानी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको अपन इससे भी समझ सकते हैं। देखिए होता क्या है, अर्धचालक में
जो शुरू में जब वो परम शून्य ताप पर कुचालक होता है, तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n का मान बढ़ता है, यानी वहां मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि पहले उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं परम शून्य ताप पर, तो n का मान बढ़ता है। n का मान बढ़ने से अब रो का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ n में वृद्धि ज्यादा होती है बजाय टाउ बार में कमी से। तो n में वृद्धि की वजह से रो का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो n बढ़ता है, इसके कारण रो क्या हो जाता है, घट जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ती है बजाय माध्य विश्रांति काल में कमी से। ठीक है, तो n ज्यादा बढ़ेगा, रो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अर्धचालक, और यही बात कुचालकों के लिए भी है कि कुचालक का भी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर भी कुछ एकाध इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, यानी n का मान बढ़ता है तो रो का मान क्या होगा, घटेगा। तो दोनों के लिए ही हम जो टेम्परेचर पर निर्भरता लिखते हैं, इन दोनों के लिए ही वो काम में आता है कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई रेज टू द पावर Eg अपॉन 2 kBt। रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन 2 kBt। ये इसका रिलेशन होता है किसके लिए, अर्धचालकों के लिए और कुचालकों के लिए। ठीक है, तो अर्धचालक या कुचालकों के लिए रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन 2 kBt। कई बार आपको केवल यहां kBt ही देखने को मिलता है, कुछ बुकों में 2 kBt भी लिखा हुआ है, तो आप इसे लिख सकते हैं रो टी इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन kBt। ठीक है, तो देखो रोटी क्या है, रोटी है T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। ठीक है, रो नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोधकता। क्लियर, और ये चरघातांकी फलन है E एक्सपोनेंशियल। Eg क्या होता है, Eg होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल। ठीक है, Kb होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक, और T होता है परम ताप। T क्या होता है बच्चों, परम ताप। ठीक है, तो रो T इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर Eg अपॉन kBt से हम लेके चले, तो यहां आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रो का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब तो ये तो कांस्टेंट है Kb और T। ये जो Eg है अर्धचालकों के लिए, जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उसके लिए Eg की वैल्यू होती है लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Eg का मान क्या होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कुचालक के लिए, कुचालकों के लिए जो Eg होता है वो ग्रेटर देन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ग्रेटर देन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कुचालकों के लिए रो का मान ज्यादा होता है बजाय किसके लिए, किसकी बजाय, अर्धचालक की बजाय। अर्धचालक के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल पढ़ेंगे अपन। देखो दो तरह के हमारे पास ठोसों में ऊर्जा बैंड होते हैं, जैसे एक तो ये वाला बैंड, एक ये वाला बैंड। तो बच्चों ये तो होता है बैलेंस बैंड, आप पढ़ भी चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। और ये होता है कंडक्शन बैंड, यानी ये तो होता है संयोजी बैंड। ठीक है, और ये होता है चालन बैंड। इनके बीच का ये जो गैप है इसे बोलते हैं डेल्टा Eg, यानी वर्जित बैंड। वर्जित बैंड यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोल देते हैं इसको। तो अब ये जो गैप होता है अर्धचालकों में कम होता है, ये ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यानी यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसका मतलब है। यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहां से यहां जाएगा तभी धारा प्रवाह होगा। कुचालकों के लिए इसका मान ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि अर्धचालक और कुचालक दोनों के लिए ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मान क्या होगा? घटेगा, क्योंकि नीचे आ रहा है बटा में, इसका मान घटेगा, तो ये रो भी क्या होगा? घटेगा। लेकिन तुलनात्मक रूप से जो प्रतिरोधकता होती है वो ज्यादा किसकी होती है? कुचालक की, क्योंकि इसके लिए वैल्यू ज्यादा होती है, ये वैल्यू ज्यादा है, और अर्धचालक के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। तो हम देख चुके हैं कि अर्धचालक और कुचालक दोनों के लिए ही ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, यानी प्रतिरोधकता का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। जबकि चालक के लिए प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। ठीक है, तो अब इनके लिए क्या होगा? अर्धचालक और कुचालक के लिए जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा प्रतिरोध या प्रतिरोधकता पर ताप का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, चालक के लिए, कुचालक और अर्धचालक के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।